बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। एसएलओ हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें सेल के ऑर्गेनल्स, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम बहुत डिटेल से आप लोग न्यूक्लियस को पढ़ चुके हो। इसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उन्हें क्लियर किया। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये और क्रोमोसोम, इनमें बुनियादी फर्क क्या है हमने कल ये अंडरस्टैंड किया। डीएनए और न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, तो अगर मैं ये कहूं कि डीएनए सेल को किस तरह कंट्रोल करता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल कर रहा है और न्यूक्लियस में असल में डीएनए है और इस डीएनए के पास मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो सेल को कंट्रोल करता है। और वो इंफॉर्मेशन असल में है क्या, उससे हम देखते हैं आरएनए बनता है और आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनती है। तो हम कह सकते हैं कि असल में डीएनए पे या जीन के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेल में प्रोटीन बना के दे रही है। और वो डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट जो डीएनए से प्रोटीन बना के देता है सेल को, मैंने आपको कहा था आप उसे जीन कहते हो। डीएनए के मोनोमर्स थे न्यूक्लियोटाइड्स, तो जीन भी फिर क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन वो सीक्वेंस जो आपको प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना के दे रहे हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता हमारा जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बहुत थिन होता है, हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है हम देखते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल अब खुद को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के दौरान ये थिक होता चला जाता है और जब ये थिक होके एक प्रॉपर शेप में आ जाता है तो हम इसी जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमेटिन मटेरियल को, क्रोमोसोम का नाम देते हैं। दोनों की कंपोजिशन सेम है, डीएनए का मॉलिक्यूल है और वो प्रोटीन्स के राउंड रैप किया हुआ है। मैंने कल आपसे कहा था कि ये आपने खुद अपनी क्यूरियोसिटी के लिए चेक करना है कि ये जो प्रोटीन्स है जिनके अराउंड डीएनए रैप कर रहे हैं इनका नाम क्या है। किसी ने किया है तो वो शेयर कर सकते हैं बाकी सबके साथ। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन बना के दे रहे हैं। फिर हमने देखा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। यहां फिर क्वेश्चन राइज हुआ, तो न्यूक्लियस नहीं है तो ये सेल खत्म क्यों नहीं हो जाते, ये नए कैसे बनते रहते हैं? ये भी मैंने आप पे छोड़ा था, जो सर्च कर लेगा वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट ग्रेड्स में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमने देखा कि बिल्कुल ऑपोजिट इसके एक्सेप्शन ये है कि सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एनिमेशन की तरफ आते हैं, मैं आपको स्पेशली दिखाता हूं कि ये जो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन है डीएनए में, ये आपको कैसे नजर आ रही है। एक बिल्कुल चंद सेकंड का हम लेंगे व्यू। ये देखो जरा, ये आपके पास देखो किस तरह से वो दिखा रहा है। ये असल में क्रोमेटिन मटेरियल की अरेंजमेंट हुई है क्रोमोसोम में, और अगर आप जितना जूम इन करते जा रहे हो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन्स के राउंड अरेंज है। और जब आप इस डीएनए को फर्दर इलैबोरेट कर रहे हो तो आपको ये जो कलरफुल पॉइंट नजर आ रहे हैं ये असल में इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो मोनोमर्स हैं जो अरेंज होके इसको बना रहे हैं। अगेन देखो इसको, बड़ी खूबसूरत से उसने प्रेजेंटेशन दी हुई है कि किस तरह से आपके पास इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है, तब जाके आप देखते हो कि आपके डीएनए का 46 मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस में अरेंज होते हैं। अदरवाइज डीएनए का अकेला फ्रेगमेंट इतना बड़ा होता है कि वो सेल में नहीं आ सकता। ठीक है, वापस आते हैं स्लाइड पे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। हर एक ऑर्गेनल की अपनी ही इंपॉर्टेंस है, चाहे कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है, सेल को डिक्टेट न्यूक्लियस कर रहा है,
लेकिन हर ऑर्गेनल अपनी जगह सिग्निफिकेंट है। इतना सिग्निफिकेंट है कि इनमें से 22 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, आप कहते हो अगर ये ठीक से काम ना करें तो सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसी में से आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसके काम के लिहाज से, उसकी सिग्निफिकेंस के लिहाज से हम कहते हैं ये सेल का पावर हाउस है, यानी ये सेल को एनर्जी बना के दे रहे हैं। शेप देखें तो शेप कई तरह की हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप हम ऑब्जर्व करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो आपके पास ओवल शेप है। ठीक है, यानी कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होते। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। यदि आपके पास अबीहा है, अबीहा बताओ कितने ऐसे सेल के ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है? पढ़ा है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस में भी था। तीसरा एक और ऑर्गेनल है सेल में जिसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। ठीक है, ये तीन सेल के ऑर्गेनल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें कुछ और भी रिजेंबलेंस है और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो देखते हैं वो क्या चीज है। अब जो इसकी दो मेम्ब्रेन्स है ना, इनमें से बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही है, प्लेन पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको इसके अंदर कुछ अंदर की तरफ फोल्ड्स नजर आते हैं, यानी इनर मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड की होती है। वो जो इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्ड्स है ना, इसे हम साइंटिफिकली क्रिस्टी कहते हैं। ये लफ्ज आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो डायग्राम ओवल शेप का है, ठीक है, और अगर हम यहां पे दूसरी डायग्राम को देखें तो आपके पास ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ फोल्ड होती है कुछ जगहों से, ये जो इन फोल्डिंग्स है ना बच्चों, इसे हम कह रहे हैं कि ये क्रिस्टी है। ठीक है, एनिमेशन में भी देखते हैं। अब अगर आप दोनों मेम्ब्रेन से मजीद अंदर ऑब्जर्व करो माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप लोग देखोगे कि यहां पे एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म था, बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो फ्लूइड है इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर आप देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े होते हैं जिनमें बहुत से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया ने खुद भी यूज करना है, बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं, तो वो असल में इस जगह मौजूद है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो पॉइंट है जिसका मैंने अभी आगाज में कहा कि जो आपके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, सिर्फ इनमें डबल मेम्ब्रेन का होना जो है वो रिजेंबलेंस नहीं रखता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, अब जरा गौर से देखो, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ के आए हैं और हमने उसे कंट्रोल सेंटर कहा, और किस बेस पे कंट्रोल सेंटर कहा? कि उसके पास डीएनए होता है जिससे वो सेल को कंट्रोल करता है। अब इसका मतलब यह है अगर न्यूक्लियस के पास डीएनए है और उस वजह से वो सेल को कंट्रोल करता है तो सेल के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका डीएनए नहीं होगा, तभी तो वो न्यूक्लियस की तरफ देखते हैं। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि किस स्ट्रक्चर को क्या काम देना है, क्या स्ट्रक्चर बना के देना है, किस स्ट्रक्चर को ग्रो करवाना है। लेकिन चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इसमें फिर हम देखते हैं कि नेचर ने इसको अपना डीएनए दे दिया है। ठीक है, न्यूक्लियस से भी मदद लेता है, तभी तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, ये टोटली उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको न्यूक्लियस फैसिलिटेट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अपना डीएनए है, और अपना डीएनए होने का मतलब यह होता है कि यह स्ट्रक्चर खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आएगी तब इसकी कॉपीज बनेगी। यह सिग्निफिकेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की, यह आपने याद रखना है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात जिसे हम उर्दू में कहते हैं सोने पे सुहागा,
डीएनए तो है, लेकिन डीएनए के साथ इसके पास एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, राइबोसोम। अब सारा सेल भरा पड़ा है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत है राइबोसोम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें डीएनए और राइबोसोम अलग से पड़े हुए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि डीएनए ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन्स चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन देनी है राइबोसोम को, और राइबोसोम भी वहीं डीएनए के पास ही पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये राइबोसोम उसी डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन को फौरन यूज करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन बना के दे देगा, ताकि वो न्यूक्लियस की तरफ ना देखे, उसे जो काम करना है वो अपनी प्रोटीन खुद बना के करे। और उसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने सेल को रोशन करना है, यानी एनर्जी देनी है। तो वेट नहीं किया जा सकता कि हर काम इसको न्यूक्लियस ही इंस्ट्रक्शन दे तो ये करे, ठीक है? तो इसके पास अपना डीएनए है, अपना ही राइबोसोम है। ये देखो, ये चीज एक बहुत अनयूजुअल चीज है, ये आपको कॉमनली नहीं नजर आएगी। सिर्फ हमें दो ही एक्सेप्शन मिलती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और अगला क्लोरोप्लास्ट। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि इसकी पहचान है कि इसने आपको सेल में एटीपी बना के देना है। एटीपी क्या है? एटीपी हम कहते हैं ये सेल की एनर्जी करेंसी है। अब करेंसी का वर्ड यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुशाबत के लिए यूज हुआ है, समझाने के लिए। हम अपने आम रोजमर्रा जिंदगी में जब भी चीजों का लेन देन करते हैं तो हम करेंसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। ऐसे ही है, आप अपनी स्टडी के लिए बुक परचेज करने गए हो, यूनिफॉर्म परचेज करने गए हो, बैग परचेज करने गए हो, आपने ये तो नहीं ना कहा कि ये जी मेरा पुराना बैग है, इसको भी ले लो, थोड़े से पैसे या कुछ और चीज किताबें ले लो और मुझे एक नया बैग दे दो। ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल। आप कुछ चीज बाय करने जा रहे हो तो आपको वो जो नोट है, जो आपकी करेंसी है, वो देनी पड़ेगी, वो स्टैंडर्ड है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा किसी और चीज को देख रहे हो तो जनरली उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये उसकी सिग्निफिकेंस है। यही चीज सेल में भी है। सेल को एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हीट की शक्ल में भी लॉस होती है, लेकिन सेल उस एनर्जी को नहीं यूज करता। सेल ने जो अपने केमिकल रिएक्शंस करने हैं ना, उसके लिए जो उसे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब एटीपी से आ रही है। अगर एटीपी के अलावा आ रही है, सेल के लिए किसी काम की नहीं है। तो हमने क्या कहा कि एटीपी सेल के लिए वैसे ही है जैसे हमारे रोजमर्रा जिंदगी में नोट की करेंसी है। तो एटीपी सेल के लिए क्या हो गया? एनर्जी करेंसी हो गया, कि जब भी सेल ने एनर्जी का इस्तेमाल करना है ना, तो उसकी जो करेंसी है वो एटीपी है। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारा पूरा एक एसएलओ है इस पे, जहां हम पढ़ेंगे ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर 7 में, वहां उसका पहला एसएलओ ये है कि एटीपी एज एनर्जी करेंसी, इसको डिस्क्राइब करो। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एटीपी बना के देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये जो हम सांस ले रहे होते हैं ना, वो असल में ऑक्सीजन कहां चाहिए? इस प्रोसेस के लिए चाहिए। सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन सेल को मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके फिर ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ताकि वो सेल को एटीपी बना के दे सके। किसी को याद है हम ये बात पीछे कर चुके हैं कि आपके पास जो ग्लूकोज है, असल में इसकी ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान और एटीपी जनरेट किया जाता है। अगर याद करो, ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं स्टार्ट होती। हम पीछे पढ़ के आए हैं जी, बीहा फातिमा, ये जो आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, ये कहां स्टार्ट होती है और उस रिएक्शन का नाम क्या था? चीजें पढ़ के हमने भूलनी नहीं है। ये नहीं है कि एक जगह उसे पढ़ रहे हैं तो बस वही उसका इस्तेमाल है। हमने टॉपिक्स को लिंक करना सीखना है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रोसेस का नाम था? ग्लाइकोलिसिस। वेरी गुड, ठीक है। वो वाहिद प्रोसेस था जो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में था। उसके बाद और 3 स्टेप्स थे।
सेलुलर रेस्पिरेशन के, और वो होते हैं यहां माइटोकॉन्ड्रिया में, और ज्यादा एनर्जी भी तभी बन रही होती है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस है उससे थोड़ी एनर्जी बनती है, कितनी बनती है हम पढ़ेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे, कॉमन सेंस अप्लाई करवा रहा है कि आपके पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना के देते हैं सेल को, इसका मतलब यह है बॉडी में वो सेल्स जिन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए या जो एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। सेल है ना, अपने अपने फंक्शन जो है उसके डिफरेंट है। मसल सेल्स के फंक्शन डिफरेंट है, न्यूरॉन, नर्व सेल्स उनके डिफरेंट है। तो आप देखोगे उनकी डिमांड में फर्क होगा। जब डिमांड में फर्क होगा तो सेल के स्ट्रक्चर में भी तो वेरिएशन आएगी ना। तो जो मसल सेल्स हैं जिनका काम ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है, और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए उसे हर वक्त एनर्जी चाहिए, ये चीज उसे प्रोवाइड कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसमें इनकी तादाद भी ज्यादा है। और कहां है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है, क्योंकि इन्हीं के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। एनिमेशन पे चलते हैं, आपको यही चीज 3D ऑब्जर्व करवाता हूं, ठीक है। एनिमेशन हम ऐसा करते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसको भी साथ ही लिंक कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अच्छा, मैं जो आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं, इनको आपने YouTube पे भी सर्च किया करते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छे से सुन लिया, एक दफा कोई एनिमेशन देख ली, सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं, जहन में उस चीज का एक इमेज जो है वो फिक्स हो जाता है। यहां भी हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टाइम मिले तो ये काम भी किया करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, असल में आपने इनके स्ट्रक्चर्स को समझना है, क्योंकि इसी के साथ लिंक आगे एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। चार जो टॉपिक्स है ना ये लिंक करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। और इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो लिंक कर रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक हो गया। हम इसे कह रहे हैं कि जब आप सेल में देखते हो ना, तो आपको वहां पे एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क मिलता है, ठीक है। आप देखते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेम्ब्रेन को फोल्ड करके सेल में रखा हुआ है। वो टोटली एक मेम्ब्रेन का सेक्शन पड़ा हुआ है सेल के अंदर, एक कंपार्टमेंट है जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एक्सटेंसिव, बहुत वसी, इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड, क्या चीज, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। असल में मेम्ब्रेन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है और सेल के अंदर फैली हुई हैं। और मजे की चीज ये है कि इनको आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान है कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़ी हुई है। यहां भी अगर आप देखो, ये आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह के फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। अगर यहां पे कहीं न्यूक्लियस है तो हमें इस तरह से फोल्ड नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। ये जो आपके पास मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है, यहां पे आपके सामने बड़े वाजिया है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आप देख रहे हो कि इसमें मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने कवर किया हुआ है। ये जो एक सेक्शन बनता है ना, ये देखो जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टर्नी, ये लिख लो। अब थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करवाओ, ऐसा एक मिलता जुलता लफ्ज अभी पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, क्रिस्टी है। क्रिस्टी है। बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता पढ़ते वक्त क्रिस्टी और सिस्टर्नी का फर्क क्या है। ये सिस्टर्नी की टर्म हमने आगे गोल्जी ऑपरेटस में भी पढ़नी है, मैं इसलिए यहां लिखवा रहा हूं। आप लोग अगर कैंटअप की बुक देखो, मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने जान के इसको गोल्जी ऑपरेटस में लिखा है, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि यहां पे ये जो टर्मिनोलॉजी है एग्जैक्ट यही वर्ड गोल्जी ऑपरेटस में है, और रिप्रेजेंट एक ही चीज कर रहा है कि मेम्ब्रेन के सैक्स हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बाहर से मेम्ब्रेन ने कवर किया है, और अंदर उसके आप देख रहे हो आपको उसमें कैविटी मिल रही है। कैविटी को हम ल्यूमेन भी कहते हैं। तो असल में ये मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट्स है जो आपस में कनेक्टेड हैं, और हम इसको कह रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
ठीक है, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है यहां से स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के पास पड़े हैं ना, तो बाहर फिर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है जो इनके साथ कनेक्टेड है। दो टाइप्स हैं। अगर हम डायग्राम को भी चलो देखें, जो हमारा एक मेथड है कि हमने डायग्राम को देखना है, इसको अगर हम जूम करके ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि आपके पास यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है। एक आपके पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज इसको स्मूथ कर रही है और क्या चीज इसे रफ कर रही है, इसको देखते हैं। ये देखो एनिमेशन, ये क्या हो रहा है मैं आपको अभी इलैबोरेट करता हूं। इसकी जो दो टाइप्स है ना, उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक, दूसरी स्मूथ, रफ एंड स्मूथ। अब जरा इस टेबल को देखो, इसको जूम करें जी। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खासियत यह है कि इसकी बाहर की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, जो सेल के राइबोसोम्स हैं उनमें से आप देखते हो बहुत से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाहर से अटैच हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जहां राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी वजह से कि वहां राइबोसोम्स अटैच हैं, तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इस पोर्शन को देखते हो तो आपको ये रफ नजर आता है, तो हमने इसका नाम ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया। दूसरी साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जहां राइबोसोम्स अटैच नहीं है, वो हमें स्मूथ नजर आ रहे हैं, हम उसे एससीआर बोल देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को आइडिया है, जहां राइबोसोम्स हैं इसका मतलब है वहां प्रोटीन बन रही है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। क्यों? असल में तो डायरेक्टली राइबोसोम बना रहे हैं, लेकिन जैसे ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, ये अटैच है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये अपनी प्रोटीन उसको देता है। ये देखो, ये प्रोटीन बनाई है राइबोसोम ने, और उस राइबोसोम ने फौरन से प्रोटीन बना के दे दी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लास्ट स्टेप जो है वो हम आगे देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है कि वो इस प्रोटीन को प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके आप देखोगे अभी कि उसे वेसिकल की शक्ल में खुद से रिलीज कर रहे हैं। यानी कि राइबोसोम जो उसे प्रोटीन बना के दे रहे हैं अपने तक नहीं रख रहा, उसको प्रोसेस करके फिर आगे ये देखो, ये एक वेसिकल की शक्ल में उसने रिलीज कर दी। ये क्या हुआ है देखते हैं इसको। अब आर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसके साथ राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन्स जो है ये जा रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और उसका कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये उसको स्लाइटली चेंज करेगा जरूरत के मुताबिक। प्रोटीन जब स्टार्ट में बनती है तो वो फाइनल शेप में नहीं होती, फाइनल आप कहते हो वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती, उसको फंक्शनल बनाने के लिए आप देखते हो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस की जाती हैं, और पहले स्टेज पे ये काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। फिर आप देखते हो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी मॉडिफिकेशन हो गई है, अब आप इसे सेल के दूसरे हिस्सों में भेजते हो। वो दूसरे हिस्से कौन से हैं? उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये जो प्रोटीन है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिली है राइबोसोम से, वो इसमें कुछ चेंजेस करेगा और फाइनली इसको दे देगा गोल्जी ऑपरेटर्स को। तो देखो शुरू में जो मैंने बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स आपस में लिंक है, तो वो इस तरह लिंक है, और राइबोसोम भी लिंक हो गया। तीसरा चौथा स्ट्रक्चर आपके पास लाइसोसोम है, उसको भी देख लेते हैं। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दी, उसने मॉडिफाई किया थोड़ा सा और गोल्जी ऑपरेटर्स को दे दिया। दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम नहीं है, तो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस में भी रोल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस क्या है? लिपिड की सिंथेसिस। अगर दूसरी तरफ प्रोटीन है तो यहां लिपिड बन रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी थोड़ा सा इसको एलैबोरेट भी करूंगा।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो जहरीले मादे हैं, नुकसानदेह चीजें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। अभी हाँ फातिमा, मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो? क्या हम कोई ऐसे टॉक्सिन ईट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं? सर एनी ऐसे आइडिया? जब हम अगर कोई चीज खाते हैं तो उसके साथ अगर कोई हमारे जिस्म में चले जाते हैं, क्या? कोई भी मटेरियल चला जाता है, लाइक कोई भी जरासीम। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें। एक मिनट फातिमा, अबीहा बोल ले। तो अबीहा, वो चीज तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ना। अगर याद करो, हमने चैप्टर 2 में स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वहां एचसीएल आ रहा था, जिसका काम ही ये था कि फूड से आने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को, जर्म्स को किल कर दे। और थोड़े से सोचो इसको, कोई एग्जांपल मिलती है? फातिमा, मैंने ये कहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। तो जरा मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हम इंजेस्ट करते हैं, खा लेते हैं जहरीली अपनी रोजमर्रा लाइफ में, जिसको ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन? एक हेल्दी समझदार इंसान तो कोई ऐसी जहरीली चीज नहीं ना खाएगा, लेकिन वो आपको बता रहे हैं सर कि उसका रोजमर्रा का फंक्शन है। कोई ऐसी चीज जो बहुत एसिडिक हो, लाइक लेमन। नहीं। और कुछ? लेमन ना खाओ ज्यादा, एक खा लो, थोड़ा सा उसको मिक्स करके खा लो किसी चीज पे। और कुछ? सर यहाँ पे कोई किरोनिक भी लिखा हुआ है। क्या लिखे? किरोनिक। क्रॉनिक यहां पे लिखा हुआ है? यहां नहीं लिखा हुआ है इस टॉपिक में। सर बस, यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहा हूं? सर यहाँ गूगल पे लिखा हुआ है। गूगल नहीं ना करो, मैं आप लोगों की कॉमन सेंस अप्लाई करवाना चाह रहा हूं, गूगल पे चले गए हो। मैं खुद बताया करूंगा कहां गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है। अभी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। आप लोग चलो अपनी एग्जांपल लो, आज के दिन में कोई ऐसी चीज नहीं खाई होगी जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करे। सोच के बताओ। सर गंदे पापड़ और लेस। माशाल्लाह, खा के आई हो स्कूल से? यस सर। चलो, अब पापड़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट ही होंगे। नुकसानदेह सर चीज क्या है? नहीं, हाँ जी, बोले बोले। गंदी गंदी खट्टी खट्टी टाटरी भी होती है। वेरी गुड। टाटरी भी छोड़ दो, ये जो रोजमर्रा आप अपनी हंडियों में मसाले नहीं यूज करते हो, ये भी आपकी बॉडी के लिए एक तरह के पॉइजनस ही हैं। आपकी बॉडी इन्हें एज ए टॉक्सिन ही ट्रीट करती है। जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है, या इवन आप हेल्दी मेडिसिन भी, अगर नॉर्मल मेडिसिन भी ले रहे हो, पैनाडोल ही समझ लो ले रहे हो, हर मेडिसिन जो है, ड्रग जो है, और आपके ये जो फूड एडिटिव है, मसाला जात, ये आपकी बॉडी इन्हें एज ए टॉक्सिन ट्रीट करती है। और ये चीजें जाती हैं लिवर के पास। लिवर असल में आपकी बॉडी में इन टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। और अगर आप डिटेल देखो तो अब आपको पता लग गई है कि असल में जो लिवर सेल है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसमें भी आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपने ड्रग ली, आपके ब्लड में ड्रग आ गई है, वो केमिकल आ गया है, जो भी मकसद था उसका उसने पूरा कर दिया है। अब जब मकसद पूरा हो गया, ड्रग तो वही मौजूद है। अब अगर आप ड्रग को रिमूव नहीं करते हो और आने वाले वक्त में उस ड्रग को मजीद इस्तेमाल करते हो, तो वो तो केमिकल आपकी बॉडी में जमा होता जा रहा है, वो तो आपके लिए जहर है। आपकी बॉडी ने उसको रिमूव करना है, और जमा होने से पहले करना है, साथ साथ करना है, ताकि वो जमा ही ना हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये काम फिर आपके पास एससीआर ने करना है। क्या करता है वो? बड़ा सिंपल काम करता है। वो जो आपका टॉक्सिन मटेरियल है ना, वो वाटर सोलेबल नहीं है। इसने बस इतना करना है कि उसको वाटर सोलेबल बना देना है, ताकि वो पानी में मिक्स हो और बड़े आराम से बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू रिमूव हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एससीआर का। और बॉडी लेवल पे देखें तो लिवर कर रहा है, तो लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। सेल में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है ना, इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है, उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, वो स्मूथ के पास आती है। स्मूथ फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल की तरफ। ठीक हो गया? और लास्ट में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, स्पेशली लिवर में, कि वो जो स्टोर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की एक्यूमुलेशन है, ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजन बनाई हुई है।
यानी आपने ग्लूकोज स्टोर की हुई है ग्लाइकोजन की शक्ल में, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो ग्लाइकोजन से एक एक ग्लूकोज यूनिट को तोड़ के बॉडी को देते जाएं और वो उससे एनर्जी ले। एनर्जी कैसे ले, अभी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन करे। तो ये जो काम लिवर में हो रहा है वो भी असल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। तो ये भी आपकी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, सेल का स्पेशली। ठीक है, आपके पास एनिमेशन पे आते हैं मोजा वेब की, जरा इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहले हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर ब्लू पोर्शन जो है ये आपका मैट्रिक्स है। और ये जो फोल्डिंग्स हैं देख रहे हो, ये हिस्सा इनर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ना फोल्ड हुई हुई है, दैट इज क्रिस्टी। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। छोटा सा टास्क देता हूं और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि कल वाला आप लोगों ने नहीं किया। सिंपल सा काम था कि आपने उस प्रोटीन का नाम देखना था जिसके अराउंड डीएनए रैप कर रहा। यहां पे ना ये जो क्रिस्टी हैं जो अंदर फोल्ड किए हुए हैं, यहां एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो असल में यहां नहीं, जो असल में इस तरफ एटीपी बनाता है। हमने देखा ना एटीपी बन रहे हैं। क्रिस्टी वाली साइड पे हम देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है जो एटीपी बनाता है। जरा इसको सर्च करना, इसका नाम क्या है। ठीक है, आजो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये देखो सेंटर में पड़ा है न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर की तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अरेंज हुई हुई हैं। ये जो आपके पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन रहा है इसे आप कह रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें ये जो एक एक पोर्शन है दैट इज योर सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो इंडिविजुअली एक एक आपको सेगमेंट नजर आ रहा है ये सिस्टर्नी है। और जरा ऊपर देखो पर्पल कलर में आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, तो एक रफ सी अपीयरेंस आ रही है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जरा ये देखो ये नीचे वाला पोर्शन, इसको जूम करें, यहां आपको राइबोसोम नहीं मिल रहे और ये आपके पास स्मूथ अपीयरेंस दे रहा है, तो आपने इसे सिंपली कह दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास इसके साथ क्वेश्चन बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको काफी मेहनत से किया जाता है, लाजमी अटेम्प्ट किया करो। इवन आप उसको भी अच्छे से कर लो ना हर क्वेश्चन को, तो आप देखोगे आपकी उस टॉपिक की हर लाइन रिवाइज की जाती है, हर कंसेप्ट रिवाइज किया जाता है और एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया गया है ताकि आप एसएलओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो। हर तरह का क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम यहीं से इसका आगाज करेंगे। अल्लाह हाफिज।